बहुत धन्यवाद। बड़े गर्व का विषय है कि अपने इस सोसाइटी में या परिषद में या समिति में बहुत ही इंटेलेक्चुअल और विद्वान लोग सदस्य हैं। उसमें से एक हैं डॉक्टर अशोक जी जेतावत साहब, जो आज अभी व्याख्यान देंगे। उनके बारे में मुझे जानकारी देने के लिए कहा है, तो संक्षिप्त में मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर अशोक जेतावत। Dr. Ashok Jetawat is the chairman of Motivational Society of Achiever. After completing graduation in engineering, he did MTech, MBA and Masters in 3 other disciplines. He did his doctorate from MLSU in e-governance. Dr. Jetawat was facilitated as Scroll of Honor by the Institute of Engineers India on 43rd Engineers Day towards the contribution and services for engineering fraternity at large. Dr. Jetawat was given a award of fellowship 2019-20 by the National Council of Indian Institute of Engineering. Dr. Jetawat is a corporate trainer having specialization in team building, time management, productivity, work commitment, e-commerce, e-governance, study techniques, mind management, stress management, concentration, soft skill and personal development. जेतावत साहब को मैं बुलाने के पहले का सम्मान के लिए मैं सोनी साहब और वैद साहब को बोलूँगा कि इनका माला और उपनाम सुनाकर बोले। सबसे पहले तो थैंक्स जोशी साहब कि उन्होंने इतना शानदार परिचय दिया मेरा, और उसके बाद में मेहता साहब और शर्मा साहब को धन्यवाद। जनरली मोमेंटो प्रोग्राम होने के बाद में दिया जाता है, लेकिन आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास आ गया कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा ही होगा, ये मानते हुए आपने मेरे को इस काबिल समझा, उसके लिए मैं आपको एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी जानते हैं हमारा देश गाँवों का देश है, और किसी ज़माने में 70% लोग गाँव में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होता गया। गाँवों से लोग कस्बों में आते गए और कस्बों से शहरों में आते गए, शहरों से लोग महानगरों में शिफ्ट हो रहे हैं और महानगरों से लोग विदेश में जा रहे हैं। तो जो अर्बनाइजेशन हुआ, उस अर्बनाइजेशन में सिटी का बहुत बड़ा योगदान इंडिया के डेवलपमेंट में। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इस तरफ इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो वो शहरों को स्मार्ट बनाए बिना नहीं हो सकती, क्योंकि सभी लोग शहरों में आ रहे हैं। और शहरों में भी कई सारी सिटीज़ को स्मार्ट सिटी घोषित किया है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे उदयपुर को भी स्मार्ट सिटी घोषित किया है, लेकिन उदयपुर स्मार्ट सिटी है। हमने पिछले 10 साल से हम स्मार्ट सिटी के परिवहन या इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे काम कर रहे हैं कि उदयपुर की स्मार्ट सिटीज में जो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन है, उस पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था, तो आई डिड इट लाइवली। और आपने जैसा देखा होगा कि उदयपुर में कई सारे स्मार्ट बस स्टॉप आपने देखे हुए, करीब 125 बस स्टॉप अलग अलग जगह बने हुए हैं, और उसमें एक बड़ी सी डिस्प्ले यूनिट आपने देखी होगी, उसमें आपने बड़ा सा स्पीकर भी देखा होगा। ये सारे स्मार्ट बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की थोड़ी सी उदासीनता की वजह से उसमें कई सारे, आप शायद यदि आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, एक हमारे एमपी कॉलेज के यहाँ पे बस स्टॉप, एमपी कॉलेज की जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा अंदर करके एक बस स्टॉप बना रखा है। इसी तरह से एक सेवाश्रम में भी बस स्टॉप है, और भी उदयपुर में कई जगह बस स्टॉप बना रखी है। तो वो सारे इसी स्मार्ट परिवहन के अंतर्गत, उसी योजना के अंतर्गत बनाए हुए। लेकिन वो जो स्कीम गवर्नमेंट की थी, बड़ी आइडियल स्कीम थी, स्टार्ट होने से पहले ही कई सारे बस स्टॉप तोड़ दिए गए। जैसे सेवाश्रम का प्लानिंग उसके बाद में हुआ, उसको वापस तोड़ना पड़ा। इसी तरह से यहाँ ओवरब्रिज बन गया, तो जो एमपी कॉलेज के यहाँ जो बस स्टॉप है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जगह इतनी कम है कि वहाँ पे बस खड़ी नहीं रह सकती। तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब मैं बताऊँ कि अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, पूरी रोडें सीमेंटेड हो रही। यदि हम स्मार्ट सिटी की बात करें, नालियाँ पक्की है, तो रिफिलिंग ऑफ लैंड नहीं हो पा रही। अब पानी जब जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर अंदर का स्रोत सूख रहे, और
बिल्डिंगें बन रही है और बिल्डिंगें भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो जहाँ पे 10 जने 15 जनों की व्यवस्था होती है वहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स बन रहे, कई सारे लोग उसमें रह रहे हैं। और क्या रहा है, मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं सरवरीतुल्लाह उदयपुर की सबसे बेस्ट कॉलोनी वहाँ पे रहता हूँ। और सरवरीतुल्लाह किसी जमाने में एक आइडियल कि यार यहाँ पे मकान मिल जाए तो मजा आ जाए। और हमारी कॉलोनी की जब भी मीटिंग होती है तो हम कई सारी कंस्ट्रक्टिव बातें होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में 80% टाइम पार्किंग की सॉल्यूशन के बारे में बातचीत होती है। और लोग सरवरीतुल्लाह में काफी बड़ी चौड़ी सड़क, लेकिन वहां से भी वो बाहर निकल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हर घर में 3 से 4 जितने मेंबर उससे ज्यादा गाड़ियां, फिर उनके किराएदार, उनकी गाड़ियां, उनके बच्चों की गाड़ियां और सारे 4 व्हीलर। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कभी भी इस बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आप यदि बीमार हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन है तो उसका लोन बड़ी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आपको 4 व्हीलर के लिए लोन चाहिए, भले आपको सिविल स्कोर कितना भी कमजोर हो, बैंक वाले घर आके आपको लोन दे देंगे। तो हो क्या रहा है, 4 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं और सड़क पे जगह है नहीं। जब हम यहाँ आए थे 30-35 साल पहले आराम से सड़क क्रॉस कर लेते थे या एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी आराम से जा सकते थे, लेकिन आज बहुत मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और हम सोचते हैं कि कैसे हम सड़क पर निकलना अवॉइड करें। ये ऐसे पूरी लाइफ तो नहीं चल सकती ना। आपको पता होगा जैसे कि सुबह 8 बजे से लगा करके शाम को 8 बजे तक अंदर हाईवे व्हीकल्स नहीं आ सकते, तो बिजनेस पे इससे इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए करें क्या, प्रॉब्लम है। और कुछ मैं आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम्स बताऊं। आए दिन हम देखते हैं कि रोड पे जाम होते जा रहे हैं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा जाम कहाँ हुआ था? The longest and biggest jam in the universe 14 अगस्त 2010 को चाइना की राजधानी बीजिंग में एक जाम लगा 100 किलोमीटर लंबा। कितना? 100 किलोमीटर लंबा जाम था और 12 दिन तक वो जाम नहीं खुल पाया, 12 दिन तक। और कई बार ऐसा भी हुआ 12 दिन में कि एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ जो गाड़ियां थी उस जाम के अंदर फंसी हुई थी सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ पाई, ओनली 1 किलोमीटर इन ए डे। तो जो स्थिति 2010 में बीजिंग में हुई, जरूरी नहीं है कि वो स्थिति इंडिया में नहीं हो। हम बिल्कुल उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात बताऊं, आपने देखा होगा, सभी जानते हैं, दिल्ली में ऑड इवन चालू करना पड़ा। एक दिन ऑड गाड़ियां चलेगी, एक दिन इवन गाड़ियां चलेगी। हो सकता है दूसरे शहरों में भी यही स्थिति आ जाए। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो जो ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट मिस होती है वो बेंगलोर में होती है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो फ्लाइट्स मिसिंग है केसेस वो बेंगलोर में है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनी बेंगलोर से वो सोच रही है, क्योंकि बेंगलोर तो आईटी का हब है, तो बेंगलोर से वो वापस दूसरी सिटीज में शिफ्ट होने की सोच रही है। तो अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम करें क्या? तो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको शेयर ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को काम में लेना पड़ेगा। लेकिन क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना कंफर्टेबल है? एक बार आप सिटी बस में जाओ और आके घर पे आओ तो वापस आपको 3 घंटे 4 घंटे रेस्ट नहीं करो तो आप दूसरा काम नहीं कर पाओगे। और उसमें फिर चोरी चकारी की अलग स्थिति, और उसमें पता नहीं सीट भी मिले कि नहीं मिले। अभी अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं है, सभी अपने अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल नहीं, कन्वीनियंट नहीं है। मेट्रो सिटीज में जो आपके मेट्रो ट्रेन है उसमें कई सारे अच्छे पैसे वाले लखपति, करोड़पति, अरबपति वो ट्रेवल करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए एक अलग से फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, कि उनके लिए वे भी, हालांकि उसका टिकट का जो प्राइसेस थोड़ा सा हो सकता है 3 गुना 4 गुना हो, लेकिन द ट्रेवलिंग इज कंफर्टेबल। बट नाउ हाउ वी कैन use that traveling in our other cities also, like Udaipur, how we can make our traveling comfortable in other cities? तो उसके लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और रिसर्च में हमने पाया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम से आए दिन जाम लगे रहते हैं, हमें बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाना ही पड़ेगा, सड़क पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? तो the only solution for this problem is just using the public transportation. So public transportation में what are the things which we can do? So that I will highlight in very briefly. तो आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम स्मार्ट कम्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक टॉम सर्वर है जो पूरी दुनिया में जितना भी जहां भी जितनी गाड़ियां जा रही है और किस स्पीड से जा रही है उन सभी का रिकॉर्ड टॉम सर्वर पे अवेलेबल है। एक और सर्वर है शिकागो सर्वर, उस पे भी सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप सभी को पता होगा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी में हम ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करके अकॉर्डिंगली हम ट्रैफिक को रीरूट कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे पहले आपको पता होगा ये जो रेड लाइट होती थी ना तो स्टैटिक थी। स्टैटिक का मतलब इतने सेकंड्स के लिए या इतने मिनट्स के लिए रेड लाइट, उसके बाद में ग्रीन लाइट या येलो लाइट जो भी है, तो वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं चल सकता। वो इसलिए नहीं चल रहा है कि ट्रैफिक का प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग की हेल्प से हम इसमें एल्गोरिदम लगाते हैं और एल्गोरिदम से हम इसमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे तक ट्रैफिक क्या रहने वाला है। अब एक चीज बता दूं, जैसे हम खाना खाते हैं ना तो जितना ज्यादा खाना खाते हैं तो हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेटा होता है ना कि कितनी गाड़ियां जा रही है, तो डेटा उसका खाना है। जितना ज्यादा डेटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग को दोगे तो उतना ही करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उतना ही करेक्ट प्रेडिक्शंस आपको मिलेगा। So this is the food for machine learning and this is the food for AI. So AI से हम करेक्ट प्रेडिक्शन करके हम बता पाएंगे कि आपको कितनी तारीख को कितनी बजे से कितनी बजे तक आपका ट्रैफिक किस रूट पे क्या रहने वाला है। आपने देखा होगा अभी भी जब हम गूगल लोकेशन को यूज करते हैं तो हमें पता है, जैसे मान लीजिए हम हाईवे पे जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर आप 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंच जाओगे। लेकिन वही आप किसी ट्रैफिक के एरिया में यदि आप उसको गूगल लोकेशन को यूज करो तो वही 5 मिनट में आपको आधा घंटा बताएगा। तो ये तो 5 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर एक तरफ तो वो आपको 10 मिनट बता रहा और एक तरफ आपको आधा घंटा बता रहा। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की हेल्प से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक आपका क्लियर है और आप 3D डायमेंशन से आप ट्रैफिक को देख भी सकते हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आजकल अवेलेबल है कि अब यदि अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, बीच में ये ओला उबर इन्होंने भी शेयर्ड ट्रैफिक के लिए इन्होंने कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाई। वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस ये है कि कुछ पैरामीटर्स या कुछ जो डोमेन्स है उसमें उन्होंने काम नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं कि काम क्या करना है। देखिए 5 चीजें हैं जिसमें आपको काम करना होगा। सबसे पहला कि आप मान लीजिए सपोज आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है तो सबसे पहले तो आप बस स्टॉप पे जाएंगे। अब बस स्टॉप पे जाके आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर रूट पे जाना है तो कितनी देर में वो बस कहाँ है, उस रूट की बस लोकेशन कहाँ है। अब लोकेशन के लिए आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में वो एप्लीकेशन की हेल्प से आप देख पाओगे कि मेरे को जो डिजायर्ड बस है वो अभी कहाँ चल रही है। तो उससे आप पता चल जाएगा आपको वहां पे वेट कितना करना है। अब ये आपने इंफॉर्मेशन ले ली आपके एप्लीकेशन से या ऐप से और मान लीजिए आपको लग रहा है आधे घंटे तक कोई बस नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप फिर ऑटो से चले जाएंगे, आप किसी दूसरे अल्टरनेट व्हीकल से निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपको 5 मिनट में बस आ रही है तो आप वेट कर लेंगे, लेकिन वेट करने के बाद भी उस बस में जगह भी है कि नहीं, तो सीट अवेलेबिलिटी भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की, उसमें यह है कि मान लीजिए बस की कैपेसिटी 30 जनों की, जो ये आदमी अंदर घुसेगा तो सेंसर दिखा देगा कि अंदर 5 जने चले गए, 10 जने चले गए, 15 जने चले गए, और जो वापस एग्जिट हो रहे हैं तो वो वापस माइनस होता रहेगा। तो आपको उस एप्लीकेशन से पता चल जाएगा कि वो बस जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो बस अवेलेबल तो है लेकिन उसमें आपको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जैसा कि मेहता साहब ने फरमाया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ आप बोलिए, तो वो बस तो है लेकिन सीनियर सिटीजन है या जो स्पेशली चैलेंज पर्संस है उनके लिए रैंप हो या अंदर चढ़ने के लिए जगह है कि नहीं है, या उसमें फैसिलिटीज बस में है, दैट इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी अवेलेबल विद दैट पैकेज। तो ये हमने उसमें रिसर्च किया। तो सबसे पहले तो बस लोकेशन, दूसरा सीट अवेलेबिलिटी, और तीसरा बस इंटरवल। बस इंटरवल का मतलब ये है कि मान लीजिए बस आ रही है 5 मिनट बाद है, उसमें जगह नहीं है, तो अब दूसरी बस कितनी देर में आएगी वापस, मतलब दोनों बसों के बीच में ड्यूरेशन कितना है। वो ड्यूरेशन यदि आपको पता चल जाए आपके मोबाइल की लोकेशन पे तो डेफिनेटली ये चलो ठीक है इस बस में मैं नहीं बैठ पाऊंगा तो इससे अगले वाली इसमें जगह है, तो इससे क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नहीं तो क्या होगा कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कुछ बसें तो खाली जाएगी,
और कुछ बसें ओवर क्राउडेड होगी, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हम इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से हम कर पाएंगे। तो मैं जैसे कहा था आपको, बस इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ द बस, सीट अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ द बस। अब जरूरी नहीं सभी के पास स्मार्टफोन हो, जरूरी नहीं है, तो उसमें हमने एक सिस्टम और किया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई गांव से पर्सन आया और उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ही कैन नॉट अफोर्ड द टैक्सी, तो उसको बस स्टॉप पे यदि जाए तो वहां पे अनाउंसमेंट के थ्रू और वहां पे डिस्प्ले के थ्रू वो जानकारी मिल जाए कि नेक्स्ट बस कब आ रही है, और फिर एक वो वहां पे आप एलईडी लगा दीजिए तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा बड़े-बड़े डिस्प्ले लगाए। सर देखिए, प्लानिंग वाज वेरी नाइस, प्लानिंग सरकार का बहुत अच्छा था। अब उसमें हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम ये प्रोवाइड किया कि पूरे उदयपुर में यदि कोई अनाउंसमेंट करना है, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई दंगा हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो आप अच्छा एक बात बताइए कि आज यदि कोई परिस्थिति बन जाती है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है, और कई लोगों के पास टीवी की सुविधा नहीं है, तो हाउ टू इन्फॉर्म टू द पीपल, लोगों को सूचना कैसे देंगे हम? तो हमने वो किया, क्योंकि बस स्टॉप तो पूरे उदयपुर में सभी जगह है, तो अनाउंसमेंट हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी पे कभी कोई ट्रैफिक है या कभी कोई जुलूस निकल रहा है, कभी कोई मान लीजिए धरना है, रास्ता जाम है, तो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू अलग अलग लैंग्वेज में, उसमें तीनों लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए कोई फॉरेनर आ गया तो ही विल आल्सो बी एबल टू लिसन कि उसमें आपका ट्रैफिक की क्या परिस्थिति है, आपका कोई रूट डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, कोई बस जो रोज आने वाली है लेकिन हो सकता है किसी दिन बस खराब हो गई हो या उस बस को डाइवर्ट कर दिया हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू और लाउडली, ऐसा नहीं कि आप उसके पास में, उसके दूर में, मतलब उसके पेरिफेरी में यदि आप चले जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज उदयपुर में हम करने जा रहे हैं वो चीज हम वापस दूसरे स्मार्ट शहरों में रेप्लिकेट करें, वहां उसकी कॉपी करें। सो दिस इज यू कैन से टेस्टिंग फेज, या ये इसको कहते हैं कि एक हम आइडियल सिचुएशन को हम सक्सेस करना चाहते हैं उदयपुर में और उसको वापस दूसरी सिटीज में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो इससे हमारी लाइफ तो बड़ी कंफर्टेबल होगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि यदि सड़क पे गाड़ियां कम होगी तो क्या होगा, एनवायरनमेंट का फायदा होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। देखो उदयपुर में 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया, पहली बार इतनी गर्मी हमने देखी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, ग्रीनरी है नहीं, और दुनिया भर का कार्बन एमिशन, दुनिया भर की रोड्स और जमीन रिफिल नहीं हो पा रही है। सो द सिचुएशन इज वेरी पुअर। बीच में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, क्योंकि आपने देखा होगा अखबारों में रोज आता है कि यहाँ से एयरपोर्ट से नगर परिषद में बस चलती, लेकिन उसका स्थिति क्या हुई जब वो डिटर्मिनेशन नहीं होता। एक बार मेरे को एयरपोर्ट जाना था, सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, मैंने नगर परिषद में वहाँ कॉल सेंटर लगा रखा, मैंने वहाँ फोन किया कि भाई मेरे को जाना है, जाएगी नहीं जाएगी, हाँ सब चटक से जाएगी और सूरजपुर होते हुए जाएगी। मैंने कहा सूरजपुर में पता नहीं वो बस रोके नहीं रोके, सुबह का टाइम है, तो मैंने ऐसा किया कि मैं चटक सर्किल चला गया, चलो वहाँ तो बस खड़ी रहेगी, मैं रहता हूँ सरोजिनी विलास में और मैं टू बी इन सेफर साइड में वहाँ चला गया, कहाँ पे, चटक सर्किल के बस आराम से मिलेगी। फिर टाइम पे बस नहीं ले आई तो मैंने फोन किया वापस नगर परिषद, मैंने कहा क्या हुआ कि सर बस तो आनी चाहिए। मैंने कहा तुम ऐसा करो ड्राइवर का नंबर दे दो, तो ड्राइवर का नंबर दिया, ड्राइवर से बात की, मैंने कहा भाई तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कि नहीं सर आज क्या हुआ कि वो मैंने सोचा वहाँ से सवारी नहीं मिलती है, तो मैं तो सूरजपुर से डायरेक्ट निकल गया एयरपोर्ट के लिए। और अब आप एक काम कीजिए, दूसरी बस आधे घंटे में आ रही है, अब उसमें आ जाइए। अरे मैंने कहा आधे घंटे में तो फ्लाइट थोड़ी मेरा वेट करेगी आधे घंटे, तो उसी टाइम मेरे को इमरजेंसी वहां से 2 गुना पैसे देके और दूसरी टैक्सी बुक करा के निकलना पड़ा वहां पे जाके। तो खाली स्कीमें बनाने से नहीं, उसमें डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी होना चाहिए। और आए दिन देख रहे हैं आप कि टैक्सी से बुक तो करा देते हैं और उसके बाद में फिर वो कहते हैं आप कैंसिल करो, और उनकी मर्जी हो जितना पैसे लेते हैं, कभी 700 रुपये ले रहे हैं, कभी 800 रुपये ले रहे हैं। तो खाली कागजों में चीजें अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं। और जगह जगह आप देखिए जैसे मर्जी हो वैसे उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स बना दिए, जैसे मर्जी, कोई हिसाब किताब नहीं। अब रात में देखो, कभी कहीं तो उसमें ब्लैक और व्हाइट वो जो पट्टी है कहीं है और कहीं है भी नहीं। अब रात को कोई स्पीड में जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट होना ही 100% होना है। कई सारे इश्यूज हैं, तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं मेरी बातों को यहीं विराम करते हुए आपके मन में यदि कोई बात हो या इसमें और क्या अपन कर सकते हैं, यदि कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट में लिखें।
10 मीटर चौड़ा ये बनाया, ये किस लिए बनाया? सर वो मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ये प्लानिंग तो किसके प्लानिंग है? प्लानिंग डिपार्टमेंट ट्रैफिक का ही इशू है, क्योंकि ट्रैफिक है ये। हाँ, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं कई जगह पर है। दूसरा जो है रोड प्लानिंग की बात आपने की, रोड प्लानिंग की अपने यहाँ पे सेक्टर 4 के जो ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज को बनते हुए 1.25 साल हो गया और बरसात का समय आया है। अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये अगस्त में तैयार होगा, और आपको मालूम है कि कहाँ पर ब्रिज बना है, तो किस तरह से वो आयरन के बीच में उन्होंने पीछे छोटा सा बनाया है, बरसात के अंदर उसका क्या हाल होगा। तो ये रोड प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं इस तरह की, उसके बारे में क्या है? एक्चुअली क्या है सर, एयर कंडीशन रूम में जो प्लानिंग करते हैं ना, वो उसमें जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते। अभी देखिए आयरन नदी का देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी ब्रेकफास्ट में हम बातचीत कर रहे थे, जो इसका एम था अपना कि बिल्कुल जैसे साबरमती नदी का जो था अहमदाबाद में, उस तरह से हमारा आयरन नदी होगी, लेकिन उसकी दशा बिगाड़ कर रखी है। ऐसे ही आपका सेक्टर 3, 4, 5 में जो आप कह रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आया वो क्या है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन मैंने कभी देखा नहीं, और रोड दोनों तरफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक बात बताऊं मैं, वी ऑल आर रिसोर्सफुल पर्सन्स, पावरफुल पर्सन्स। हमारे यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी जिंदगी सरकारी मशीनरी में काम किया। अब जो कि हम रिटायर हो गए, तो एक देखिए मास्लो के एक हिरार्की होती है, और उसमें लास्ट स्टेज होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो वी ऑल आर इन द कंडीशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब में वो क्या होता है कि उसमें अब पैसों की तमन्ना नहीं, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अब हमें क्या चाहिए कि हम काम करने से हमें सुख मिले, तो हम ऐसे काम करें जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए काम में आए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देयर शुड बी वन प्लेटफॉर्म विद द गवर्नमेंट मशीनरी, कि उस प्लेटफॉर्म पे यदि कोई चीज ठीक नहीं हो रही है तो हम अपनी बात को रख पाए। अभी भी है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, आपको नहीं जम रही, हमें पता नहीं वो कहाँ जाके बोलना है। So definitely we can create a technical forum। तो हम एक टेक्निकल फॉर्म बना के कभी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में सोचें, और यदि हम जाएंगे वहाँ पे और हम उसमें लिखेंगे कि ये कौन कौन जो बात करने वाले वो कौन है, तो अगला आदमी जो कि वो तो हमारे से लेस एक्सपीरियंस होगा। हम तो सभी 60+ हैं, और वो तो अभी अपना करियर बना रहे हैं। हम करियर में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा, हमारे यहाँ सभी चीफ इंजीनियर लेवल के या उस लेवल के, उससे हायर लेवल के लोग हैं। हम बात कहेंगे तो उनको सुननी पड़ेगी। हेलो जी सर। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। सर मैं बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में आदमी की जान की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं बताऊँ, एक बार मैं स्विट्जरलैंड गया था, और हमारी हम बड़ी बस में थे, और आगे एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है, करीब 12 साल की बच्ची, साइकिल चला रही थी, और सिंगल रोड था। वो धीरे धीरे साइकिल चला रही थी। यू विल सरप्राइज, आधे घंटे तक, क्योंकि वहाँ पे कोई टर्न नहीं था, आधे घंटे तक वो बच्ची साइकिल चलाती रही, धीरे धीरे चला रही थी। लेकिन पीछे जो बस वाला था उसने एक भी हॉर्न नहीं बजाया, और उस बच्ची की स्पीड के अकॉर्डिंगली उसने अपनी स्पीड कर दी। तो वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट, वहाँ पे कॉल पे वो आप बटन दबाइए, अपने आप आपको वो ट्रैफिक का सिग्नल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप गाली गलौज चालू कर देते सर। यदि आपने किसी ने कंप्लीट थोड़ा सा कर दिया, आप तो ये बात छोड़ो, आपकी गाड़ी भी जा रही है और कोई दूसरा ओवरटेक भी कर दिया, गलत दिया, कुछ भी है, सही भी है, तो दे स्टार्ट फाइटिंग। तो सेंस है। अच्छा, फिर उसका रीजन है ना, चालान नहीं होते ना सर, हमारे पनिशमेंट नहीं है ना। आपके जैसे मान लीजिए सपोज रेड लाइट होगी, आगे की वाली गाड़ी जा रही है, तो उसके पीछे पीछे तब तक जाएगी जब तक कि बीच में थोड़ा सा गैप नहीं आ जाए, भले वो लाइट रेड है या ग्रीन है। सो दिस इज ट्रैफिक सेंस, और ट्रैफिक सेंस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, तभी आ पाएगा। चालान होगा, आपको उसका पेनल्टी होगी, ऑनलाइन ऑटोमेटिक, आजकल तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में है। अब मेरे ख्याल है टाइम नहीं है हमारे पास में। किसको कोई प्रश्न है वो जब हम लंच लेंगे उस समय जेठावत साहब से अपने प्रश्न रखें और आंसर प्राप्त करें, हम आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। Thank you very much. I hope I have justified my memento and my talk. Once again, thanks a lot. Thank you very much.